दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार का जो बजट आया है 2025 का बजट सच में बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने बजट की जो स्पीच है निर्मला सीतारमण जी की स्पीच मिस कर दी हो, बट मैंने वर्ड टू वर्ड सुनी और इसे पूरी तरीके से समराइज कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरी स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। अब जब मैंने बोला बजट अच्छा है तो आपका पहला सवाल, अरे भाई बजट अच्छा है तो ये जो निफ्टी है ये भाग क्यों नहीं रही? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी भागेगी, क्यों भागेगी, कैसे भागेगी, ये सब भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आज है सैटरडे, जो पैसा लगाते हैं ना लोग FIIs, वो आज छुट्टी पर है। तो आज छुट्टी पर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है बजट सच में अच्छा है, इसलिए मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। और मार्केट कुछ दिनों से पॉजिटिवली पहले से ही एंटिसिपेट करके चल रही थी। जैसे कि डोजी बनाई है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि बायर्स का खास मुनाफा हुआ नहीं। लास्ट वीडियो अगर आपने मिस करी हो तो मैंने क्लियरली थंबनेल पर लिखा था वीडियो मिस करोगे तो नुकसान होगा। जो लोग कॉल और पुट ऑप्शन दोनों बाय कर लेते हैं ना, आज उनकी दाल नहीं गली है, कोई बड़े मूव्स नहीं आए हैं और उन लोगों ने पैसा गंवाया होगा। बट येस, अगर हम देखें बजट की स्पीच खत्म होने के बाद डिके आया है और डिके आने की वजह से सेलर्स का बेनिफिट हुआ होगा। बट अब हम स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करने वाले हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़, भैया 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं 12 लाख नहीं, अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 की आपको एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप सैलरीड हैं तो अब बात आती है कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है कि जहां पर भी लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे, अब ऐसी जगह जैसे FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर, जिनकी पिटाई हो रही थी, अब वो भागना शुरू कर देंगे और आज से ही कर दिया है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, इंडाइसिस पे चलते हैं। तो मैं निफ्टी ऑटो की स्पेसिफिकली बात करता हूँ। अब ये जो निफ्टी ऑटो है, ये आज में अगर आप लो टू हाई देखोगे तो इसका लो टू हाई 3.47% का है। सो निफ्टी ऑटो इस वक्त नेट पिछले दिन की क्लोजिंग से 2.2% ऊपर है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो मारुति का रिजल्ट भी अच्छा है। मारुति ने भैया 2 लाख गाड़ियां बेची है। अभी उनकी भी पिटाई हो रही थी, उनके शेयर की भी हम बात करेंगे। बट अभी ऑटो सेक्टर एकदम से क्यों बढ़ गया? अरे भैया लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोग खर्चा कहाँ करते हैं? लोग खर्चा करते हैं मोबाइल फोन पर, लोग खर्चा करते हैं गाड़ी खरीदने पर, और लोग खर्चा करते हैं FMCG सेक्टर में। सो नेक्स्ट सेक्टर जो है दैट इज FMCG। FMCG को आप अगर देखेंगे तो आज ये बड़ी इसमें कैंडल बनी है और ये भागता चला जा रहा है। जैसे कि स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो 3.5% बढ़ गया। अब आप कहोगे बड़ा तो ITC भी है, ITC FMCG में आता है। बट अगर मैं ITC की स्पेसिफिकली बात करूं तो ITC इसलिए भी भागा है क्योंकि सिगरेट के ऊपर स्पेसिफिकली कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो पहले जब मार्केट खुली थी तो आपने देखा होगा FMCG 1% के आसपास नीचे था। वो हर बार नीचे होता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हम पे कोई टैक्स लगा देंगे और इसीलिए पहले से नीचे चल रहा होता है शेयर। बट जब इनके ऊपर कोई बात नहीं होती, इन्हें रिलीफ मिल जाता है तो ITC का शेयर भागता हुआ दिखता है और बजट से पहले गिरता हुआ दिखता है। ये जनरल ट्रेंड है। बट अब बात करते हैं पिटाई कहाँ पर हुई है? पिटाई हुई डिफेंस में। अगर आप कोई भी डिफेंस के शेयर की बात करोगे, जैसे हम पारस की बात करते हैं 6.6% नीचे, BEL 3.6% नीचे, HAL 3% नीचे। ये क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिफेंस पे इस बार गवर्नमेंट बढ़कर खर्चा करेगी, और जो कि बात भी नहीं करी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने मुंह से डिफेंस का शब्द ही नहीं लिया और इसीलिए आज डिफेंस के शेयर्स में पिटाई हुई है। पिटाई और भी सेक्टर्स में हुई है, बट लेदर के ऊपर जब बात करी गई, जब हमने स्पेसिफिकली फुटवेयर के ऊपर बात करी तो बाटा जैसे स्टॉक्स, रिलैक्सो जैसे स्टॉक्स भाग गए। अब बात करते हैं EV सेक्टर की। EV सेक्टर भी आज ऊपर ही है। इसका रीज़न क्या है ये भी हम जानेंगे। सो इस वीडियो में जानने को बहुत कुछ है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो में और हम डिकोड करते हैं आज जो बजट प्रेजेंट हुआ है। देखो, एक हफ्ते में आपको नया इनकम टैक्स के रूल्स मिल जाएंगे, बट अभी आपको आज जो फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से सुनने को मिला वो ये मिला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो स्पेसिफिकली ऐसा क्यों है इसे समझेंगे। सो हम इनकम रेंज की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के बीच में तो वैसे भी आपका टैक्स रेट निल है। 4 से 8% में आप 5% का टैक्स रेट पर आते हो। आप कहोगे आप तो निल बोल रहे थे बट ये 5% क्यों? इसे मैं समझाऊंगा। और 8 से 12 अगर हम बात करें, 8 लाख से अगर 12 लाख की इनकम है तो आप 10% के टैक्स स्लैब के अंदर आते हो। बट येस, आपको इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाती है और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो 12 लाख रुपए तक अगर हम देखेंगे तो इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो
लोग सैलरीड होते हैं उनको अलग से 75,000 की छूट मिलती है। तो आपकी जो टोटल आप कह सकते हो इनकम 12,75,000 तक की अगर हो जाती है तो उस पर लगेगा अब 0 टैक्स। अब अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख की है तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख की इनकम है, मान लो आपकी इनकम 20 लाख की है तो 12 से 16 तो आपने समझ लिया कि 15% का टैक्स रेट लगेगा। 16 से 20 लाख वाली इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा और 20 लाख से 24 लाख वाली इनकम पर 25% का टैक्स लगेगा। अब अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स रेट लगेगा 24 लाख के ऊपर की इनकम पे। 24 लाख के नीचे की इनकम पे अलग अलग आपको टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। सो अगर आप 24 लाख से ऊपर कमाते हैं तो ही आपको 30% के बारे में सोचना है। बट इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो 12 लाख से ही ऊपर कमा रही है? 85% से ऊपर की इंडिया की पॉपुलेशन 12 लाख रुपए भी नहीं कमाती। तो अब 85% इंडिया 0 टैक्स भरने वाला है एज इनकम टैक्स। बट यस, जब आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो आप खर्चा करोगे, आप मोबाइल खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे और वहां पर गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली, वहां पर पूरा टैक्स लगेगा। आप बिस्किट का पैकेट भी लेकर आओगे तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को पता है चलो छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स ये वैसे नहीं भरते, लोग छुपाते हैं। अब क्या होगा, लोग बढ़ चढ़कर आईटीआर फाइल करेंगे। क्योंकि लोग आईटीआर फाइल करेंगे, गवर्नमेंट को दिखेगा कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग ज्यादा हो गए और जब उनकी इनकम बढ़ेगी, आदत पड़ चुकी है आईटीआर भरने की, तो अब लोग आगे थोड़ा बहुत टैक्स भी भर देंगे। बट इससे क्या है, आईटीआर जो भरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देखो, अगर आपको लोन चाहिए होता है, आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, आपको घर के लिए लोन चाहिए, गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हर तरीके के लोन पर आपसे मांगी जाती है आईटीआर। अब जब 12 लाख तक टैक्स ही नहीं है तो हर कोई कहेगा ठीक है ना जी, मेरी भी आईटीआर भर दो, मेरी भी आईटीआर भर दो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, एक पूरी देश की छवि पर फर्क पड़ता है कि इंडिया के अंदर जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अब 12 लाख तक कमाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो नहीं भी कमा रहा ना वो भी दिखाना चाहेगा 12 लाख तक तो भर ही देना, दिखा देना, कैसे भी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल देश की एक पॉजिटिव छवि बनती है और जब देश की पॉजिटिव छवि बनती है तो देश को ज्यादा लोन मिल सकता है। ये बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम यहां पर देखते हैं पिछले कुछ सालों का डेटा कि ये जो छूट मिल रही है ना कि इतनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी। अगर हम 2005 में चले जाएं तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही जो आदमी कमा रहा है, 1 लाख से ऊपर भी अगर आपने कमाया तो आपको टैक्स देना पड़ता था। तो जो छूट थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम पर थी। 2012 में चेंजेस करे गए और बोला गया आप जो 2 लाख कमा रहा है उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, 2012 में। बट 2014 में बोला अरे अगर आप 2.5 लाख तक कमा रहे हो ना तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट सीधा ही 2019 में बोला गया कि अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। 2023 में बोला गया कि भैया अगर आप 7 लाख तक कमा रहे हो तो अब आपको टैक्स नहीं लगेगा। सारा जो आपको छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको 7 लाख तक टैक्स नहीं देना। और अब 2025 के बजट में बोल दिया कि 12 लाख तक कमा रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। अब एक चीज होने वाली है, वो ये है कि महंगाई बढ़ने वाली है। जब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है तो लोग खर्चा ज्यादा करते हैं। अब जब ज्यादा लोग खर्चा करेंगे, अब एक ही चीज के पीछे अगर लोग जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपके जैसे अब 5 लोग और हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और सबके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रही है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर देखना, मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन रुकने वाला है, महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा लोगों के हाथ में आप ज्यादा पैसा दे दोगे। अभी वो रेवड़ी भी तो बांट रहे हैं। अभी पहले तो केजरीवाल साहब ने शुरू किया था, उसके बाद आप देखते हो कांग्रेस ले लो या बीजेपी ले लो, सब रेवड़ी बांट रहे हैं। कोई 2100 देगा तो कोई 2500 देगा और सबको जब अकाउंट में आप पैसा दे दोगे और सबके हाथ में अगर पैसा आ जाएगा तो क्या होने वाला है, तो महंगाई बढ़ने वाली है। चीजों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एक चीज के दाम और बढ़ेंगे जब सबके हाथ में पैसा बचेगा। अब आपको इनकम टैक्स में छूट मिल रही है, आपका मान लेते हैं 70-80 हज़ार रुपए का बेनिफिट हो रहा है। जो आदमी 12 लाख रुपए तक, अब पहले की अगर हम बात करें तो अब अगर 12 लाख तक किसी को टैक्स नहीं लग रहा तो उसके तकरीबन 75,000 रुपए बच रहे हैं एज पर द कैलकुलेशन। सो अगर आपके 75,000 बचेंगे साल के तो लोग ये सोचेंगे यार हर आदमी खर्चा करने के बारे में नहीं सोचता, लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचते हैं। तो भैया शेयर्स तो लिमिटेड है ना, तो शेयर्स क्योंकि लिमिटेड है तो शेयर मार्केट का ऊपर जाना तय है।
लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट भागती हुई दिखने वाली है, क्योंकि अच्छे शेयर्स लिमिटेड हैं, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, और तब जब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो शेयर मार्केट आपको भागती हुई दिखेगी। आप अगर मैं स्पेसिफिकली दिसंबर मंथ की बात करूं तो हाईएस्ट SIP क्लोजर हुए थे, 4.5 मिलियन 45 लाख SIP बंद हुई थी, डिसकंटिन्यू हुई थी। वो क्यों हुई थी? एक तो मार्केट गिर रही थी और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। अब लोगों के पास पैसे क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि सरकार ही दे रही है, और दूसरी चीज़ अब लोगों को टैक्स भी कम लग रहा है, तो लोगों के हाथ में जैसे ही पैसे आएंगे SIP ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी और मार्केट आपको भागती हुई दिखेंगी। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है। दूसरी चीज़, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो ये तो आपको बेनिफिट समझ आ ही रहा है। सो अब हम समझेंगे कि टैक्स रिलीफ क्या हो रहा है जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उससे। अगर किसी आदमी की 12 लाख तक की इनकम है तो 80,000 का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और टैक्स इफेक्टिव जो टैक्स रेट है वो हो जाएगा 0। 16 लाख तक की इनकम है तो टैक्स बेनिफिट 50,000 का है, आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 7.5% का। 18 लाख तक की इनकम है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 70,000 रुपये का, और आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 8.8% का हो जाएगा। 20 लाख तक की इनकम है, टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 90,000 का, और आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 10% का। 25 लाख की इनकम पर 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 13.2% का। और 50 लाख तक की इनकम है तो आपके लिए बेनिफिट बढ़ गया है, क्योंकि 1,10,000 का आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आपको अब जैसे कि पहले आपको पता ही है कि 30% का टैक्स स्लैब में आप जा रहे थे, अब 24 लाख की इनकम के ऊपर आप 30% के टैक्स स्लैब में जा रहे हो, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 21.6% हो जाएगा। तो अब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने इनकम टैक्स दिखाने भी वाले हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरने भी वाले हैं। अब अगर मैं फाइनली बजट को समराइज करूँ तो एक ऐसी स्टेट है जिसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। वो कौन सी स्टेट है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिंट मैं दे देता हूँ, जहाँ पर गठबंधन से सरकार बनी है। आप लोग अगर आपने बजट सुना है तो आपको पता लग गया होगा उस स्टेट का नाम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स के लिए काम नहीं किया गया, बट उस स्टेट के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा बजट में बोला गया। अब वो क्यों बोला गया वो आपको पता है, वरना वहाँ से सीट चली जाती है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो क्रेडिट गारंटी कवर डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, स्टार्टअप्स को और MSMEs को। इस बार कई सारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। एक तो जो अगर आप कह सकते हो एक्वाकल्चर जो सेक्टर है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स बिल है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो यहाँ पर लिटिगेशंस हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो TDS जो कटता था वो पहले 50,000 की इनकम पे कटता था, अब 1 लाख की इनकम पे वहाँ पर टैक्स रिलीफ मिल रहा है। EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक जो स्पेसिफिकली बात करी गई है बेसिक कस्टम ड्यूटी की, यहाँ पर 28 एडिशनल गुड्स हैं जिनके ऊपर अब एग्जेम्पशन रहेगी कस्टम ड्यूटी के अंदर, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो आपने EV सेक्टर को भी थोड़ा सा आज रैली करते हुए देखा। जो EV सेक्टर बढ़ रहा है वो बेसिकली इस न्यूज़ की वजह से बढ़ रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट है, ये रह गया था, जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था वो गवर्नमेंट मेंटेन रखेगी। इसका मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्चा करेगी, ये तो तय है। सो जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी अपनी कमाई से, बट वो कितना परसेंट होगा? वो 4.8% GDP का है 2025 के लिए, और 2026 के लिए 4.4%। मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा कम खर्चा करने वाली है अगले साल और बढ़ा नहीं रही है इसे। सो जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से कम है। तो ये मार्केट के लिए एक हल्का सा नेगेटिव है। सो अगर मार्केट ताबड़तोड़ नहीं भाग रही है आज से ही, तो इसका यही एक रीज़न है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया नहीं गया है। तो डीप में जाना चाहो तो आप चले जाना, बट मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। फाइनली 36 न्यू लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड रहेंगी बेसिक कस्टम ड्यूटी से। एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। सो लेदर के ऊपर एक नई पॉलिसी आएगी। जैसे मैंने बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है उसे कम किया जाएगा एवरी ईयर, और फिस्कल डेफिसिट का जो एस्टिमेट है वो 4.8% रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो FDI की लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो 100% तक बढ़ा दी गई है 74% से। सो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए फ़ायदा है। बाकी आप पढ़ सकते हो इसके अंदर कोई KYC रजिस्ट्री को सिंप्लीफाई किया जाएगा, KYC प्रोसेस को। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगा। हाँ, जो मेडिकल टूरिज्म है इसके अंदर बोला गया है कि ईजियर वीज़ा मिलेगा
अब मेडिकल टूरिज्म के लिए कई सारे लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने। अब इंडिया का तो वैसे ही वीज़ा आसान है, पता नहीं किसके लिए आसान किया जाएगा। जैसे मैं टूरिज्म की बात कर रहा था, तो जो गवर्नमेंट है वो 50 टूरिस्ट साइट्स डेवलप करेगी। अब इसके अंदर स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में डेवलप होगा, बट इससे होने क्या वाला है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर आईएक्सओ का शेयर जो है वो 8% बढ़ गया, ईज माई ट्रिप का शेयर 8% बढ़ गया, ऑल दो पहले से पिटाई हो रही थी। तो ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि बजट के अंदर इनके फेवर की बात करी गई है। अब आपको पता है मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा कौन सी स्टेट में, वो आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला ही था। और आईआईटी पटना के ऊपर भी स्पेशल फोकस है, एयरपोर्ट भी बनेगा वहाँ पर। सो एक स्पेसिफिक स्टेट की ज़्यादा बात हो रही है। सो जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको हेल्थ केयर मिलेगा, इससे 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। गिग वर्कर्स का मतलब होता है फ्रीलांसर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। उनकी मतलब आप कह सकते हो स्टेबल नौकरी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको काम दिया जाता है। सो दे आर नोन एज गिग वर्कर्स। और जो यूपीआई लिंक कार्ड है, आई थिंक इसकी लिमिट 30,000 के आसपास है, यहाँ पे 20 लिखी है। सो अभी जो लिखा है वही पढ़ लेते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो यूपीआई लिंक कार्ड है तो उनको दिया जाएगा, और उसमें 20,000 और मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 तक की लिमिट होगी, जो मैंने सुना था। और जो एमएसएमई सेक्टर है उसने इस बार 45% जो कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट है वो किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट भी करने वाली है। जो किसान के पास जो क्रेडिट कार्ड रहेगा वो उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी, तो इससे भी काफ़ी जो किसान हमारे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। सो ये मोटा मोटा बेनिफिट था बजट के अंदर। बाकी जैसे मैंने बोला कि एक्वाकल्चर के ऊपर काफ़ी बात करी गई, जो फिश से रिलेटेड बिजनेस जैसे अवंती फीड की अगर मैं बात करूँगा, सो अवंती का शेयर आज ऊपर है। उसका रीज़न यही है क्योंकि बजट के अंदर बात करी गई है इसके ऊपर। सो ये जो मेन हाइलाइट्स ही ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फाइनली इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। सो जो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट है जो मुझे दिखता है वो ये है कि एफआई छुट्टी पर है। ओवरऑल बजट अच्छा था। जो पॉजिटिव है वो ये है कि इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। बट नेगेटिव क्या है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मार्केट एकदम से नहीं भाग रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट खुल के पैसा नहीं खर्च करना चाहती। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जितना कर रहे थे उतना ही करेंगे, बाकी लोगों के लिए अब हमने उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दे दी है। तो ये बेनिफिट है मार्केट के लिए, मतलब पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो मुझे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है सब कुछ, मुझे अभी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। और ओवरऑल अगर मैं सीजनैलिटी की बात करूं तो जनवरी फरवरी थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं, बट आप देखोगे अप्रैल से मार्केट पॉजिटिव साइड में जाता है, क्योंकि जो फाइनल जो रिजल्ट्स आएंगे, जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, उसमें इस बार मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी सोच रहे हैं तो मुझे दिखता है अप्रैल से मार्केट ऊपर उठेगी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। एंड मैंने आपको एक स्टेट का नाम गेस करने के लिए बोला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करी गई है इस बजट में, उस स्टेट का नाम ज़रूर बताइएगा। खैर मैं चाहता हूँ वो स्टेट आगे बढ़े, बट ज़्यादा बात करी गई ना, ठीक है। सो कौन से वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।